हं, नमस्ते भाई। मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं। देखिए, ठंड जरूरत से ज्यादा पड़ रही है और इस ठंड में मुझे जुकाम बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया है। तो मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उसके बावजूद भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप मुझे बिल्कुल परेशान ना करें। कृपया मुझे पढ़ाने दें और मुझे मजा लेने दें। आप तो पढ़ने के प्रोसेस का आनंद नहीं लेते हो, लेकिन मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक है ना। और हम प्यारे दोस्तों अर्थमेटिक मैथ पढ़ रहे हैं। मैंने बताया कि मैं 2 चैप्टर परसेंटेज और रेशियो बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आप अंगूठा छाप हो, ठीक है ना। उसके बाद हम स्पीड ऐसे पकड़ेंगे जैसे हमने रॉकेट को लॉन्च कर दिया हो, ठीक है ना बच्चों। तो आप तसल्ली से अपनी सीट बेल्ट बांध के बैठे और पढ़ते रहे, क्योंकि परसेंटेज रेशियो में ही सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है बच्चों। कल की क्लास में हमने आपको बताया था रिवर्स डेविएशन, ओ सॉरी डेविएशन, है ना। डेविएशन क्या होता है, कहां लगता है ना। बच्चा आधी दुनिया को यही नहीं पता कि क्या कब चीज कहां करनी है कि नहीं बच्चों। डेविएशन क्या होता है, इस्तेमाल क्या है, इसका फायदा क्या है, कहां लगता है, मैंने आपको कल बताया, ठीक है ना बच्चों। आज की क्लास में हम रिवर्स डेविएशन पढ़ेंगे और उसके बाद पूरे अर्थमेटिक का नंबर 1 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ेंगे, ठीक है ना। करें शुरू। शुरू करते। रिवर्स डेविएशन। रिवर्स डेविएशन यानी कि डेविएशन का उल्टा। बताइए डेविएशन से हम लोग क्या करते हैं। जहां बीच में प्लस का साइन आएगा वहां डेविएशन लगेगा। डेविएशन से हम ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना। ओवरऑल वैल्यू निकालते हैं ना, ओवरऑल कुल परिवर्तन निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। ये बताइए बच्चों रिवर्स डेविएशन क्या है। मान लीजिए एक क्लास का टेस्ट हुआ। एक क्लास का टेस्ट हुआ, क्लास में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात है 8:5, ठीक है ना। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है, 8:5। एक टेस्ट हुआ गणित का। इस टेस्ट में 71%, क्या 71% लड़के पास हुए। कितने, 71%। आई ना बात समझ में। 71% लड़के पास हुए। पूरी क्लास का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर कितने बच्चे पास हुए, 56%। पूरी क्लास में 56% स्टूडेंट पास हुए। तो मैं पूछ रहा हूं बताइए कितने परसेंट लड़कियां पास हुई। सबको बात समझ में आ गई। एक क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 8:5 है। एक टेस्ट हुआ गणित का, उसमें 71% लड़के पास हुए। पूरी क्लास में 56%, बीच में प्लस आ गया ना, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर 56% स्टूडेंट पास हुए। पूछ रहा हूं गर्ल्स कितनी पास हुई। यानी कि यहां आपको ऑलरेडी ओवरऑल वैल्यू दे रखी है, निकालनी नहीं है, दे रखी है। और एक ये वैल्यू मिसिंग है, ठीक है ना बच्चों, जो आपको निकालनी है। समझ में आया ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आ गया, कैसे करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से सुनेगा। मुझे ये बताओ, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक ही मैं एग्जांपल बताऊंगा। पूरी क्लास में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं। पूरी क्लास का मतलब है बॉयज प्लस गर्ल्स। पूरी क्लास में 56% स्टूडेंट पास हुए। यानी कि जो लड़के पास हुए हैं, जो लड़कियां पास हुई हैं, अलग अलग हैं। उनका कांटा किस पे आके रुकना चाहिए, 56% पे, है कि नहीं भाई। कुछ लड़कियां पास हुई हैं, कुछ लड़के पास हुए, अलग अलग, लड़के अलग लड़कियां अलग। तो लेकिन उनका जो कांटा है ओवरऑल कितने पे अटकना चाहिए, 56% पे जाके बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है। देखो प्यारे दोस्तों दिमाग लगाइएगा और मेरी एक एक बात को पूरी ताकत से सुनेगा। अगर ओवरऑल 56% स्टूडेंट पास हुए हैं तो लड़के भी 56% पास होने चाहिए थे, लड़कियां भी 56% पास होनी चाहिए। ओवरऑल 56% स्टूडेंट्स कब पास होंगे, जब 56% ही लड़के पास हों और 56% ही लड़कियां पास हों, है कि नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर ओवरऑल 56% स्टूडेंट पास हुए तो 56% ही बॉयज पास होने चाहिए और 56% ही गर्ल्स पास होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आप कंपेयर करो, लड़के कितने पास हुए, 70, जबकि ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए हैं पूरी क्लास में। तो 56% से 71% कितना ज्यादा है,
56 से 71 15% ज्यादा है। हमें एवरेज से कंपेयर करना है, हमें ओवरऑल से कंपेयर करना है। कितने परसेंट बच्चे लड़के पास ज्यादा पास हुए? 15%। 15% लड़के ज्यादा पास हुए। लड़के हैं कितने? 8। तो 8 लड़कों का 15% ज्यादा पास हुए है भाई, समझ रहे हो ना बच्चों? 8 लड़कों का 15% ज्यादा पास हुए। ठीक है भैया, कितने का? 8 लड़कों का 15% ज्यादा पास हुए। जब मैं एवरेज से कंपेयर कर रहा हूं तो क्या होना चाहिए? 56% ओवरऑल पास होने चाहिए। अगर ओवरऑल 56% स्टूडेंट पास हुए तो लड़के भी 56% पास होने चाहिए, लड़कियां भी 56%, ओवरऑल भी 56% आ जाएगा। पर लड़के पास हुए 71%। 56 से 71 कितना ज्यादा है? 15% ज्यादा है। तो 8 लड़कों का 15% ज्यादा पास हुए हैं। ये कांटे से ऊपर चला गया, तो बैलेंस करने के लिए लड़कियां कितनी कम पास करनी होंगी? बैलेंस करने के लिए 8 का 15% लड़कियां कम पास होनी चाहिए कि नहीं? है भाई, ये जितना ज्यादा है ये उतना कम कर दो। आई ना बात समझ में? है भाई, ये कांटा बैलेंस कर रहा है, ये जितना ज्यादा हो रहा है वो उतना कम कर दो। अगर 8 लड़कों का 15% ज्यादा पास हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए या 8 का 15% कम पास होना चाहिए कि नहीं? 8 का 15% कम पास होना चाहिए। कोई दिक्कत? कितनी लड़कियों पर हमें निकालना, लड़कियां कितनी परसेंट पास हुई? लड़कियां हैं कितनी? 5। लड़कियां कितनी है? 5। तो इसको किससे डिवाइड कर दीजिए? 5 से। भाई जो भी आपको निकालना है उसी के बेस से तो डिवाइड करोगे। जो भी आपको निकालना है उसी के बेस से आप डिवाइड कर दोगे। लड़कियां हैं कितनी? 5। तो इसको किससे डिवाइड कर देना है आपको? 5 से। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 तिया 15 और ये 8 तिया 56 में से जब आप 24 घटाओगे कितना आएगा? 32%। यानी कि 32% लड़कियां पास हुई और यही क्या आ गया? आंसर। आई ना बात समझ में? यही है रिवर्स डेविएशन। अगर आप देखो तो ओवरऑल कांटा 56% पे बैलेंस हो गया। भाई ये भी 56% होना चाहिए था, ये भी 56%, लेकिन ये 56 से कितना ज्यादा था? 8 का 15%। मैंने कितना कम कर दिया? 8 का 15%। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आपको निकालना उसी के बेस से डिवाइड कर दो। यही रिवर्स डेविएशन है। हालांकि इस पे कम सवाल आते हैं, डेविएशन ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना बच्चों? चलिए सवाल करते हैं, वहां जाओ। ये सवाल मैंने छोड़ दिया था ना कल, जो आपके जीडी के पेपर में आया 2025 में। ठीक है ना? एक जिले की जनसंख्या 3,85,000 है। ठीक है बच्चों? उसमें से पुरुष कितने हैं? 1,68,000। ठीक है ना? 52% जनसंख्या साक्षर है, 21% पुरुष साक्षर हैं। तो पूछे साक्षर महिलाओं का, लिटरेट फीमेल का परसेंटेज क्या है? ठीक है ना? ध्यान से सुनेगा बच्चों। अब आप देखो, मेरे से पहले आप सवाल करके बताओगे। एक जिले में मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है ना? आपको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है कि मेल कितने फीमेल कितने। आपको क्या चाहिए? रेशियो। क्या चाहिए? तो एक जिले की जनसंख्या 3,85,000, यानी कि टोटल कितने लोग हैं? 3,00,000, जिसमें से पुरुष कितने? 1,68,000। 3,85,000 टोटल लोग हैं, 1,68,000 पुरुष है। तो आप क्या ले लीजिए? इनका रेशियो। जब रेशियो लेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ये किससे कटेगा प्यारे दोस्तों? मुझे तो लग रहा है ये 7 से ही कटेगा भाई, है? 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 और 3, 7 पंजे 35 और 7 से कट जाएगा ये 24 बार। ठीक है ना? यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर टोटल जिले में 55 लोग हैं तो 55 में से 24 क्या हैं? मेल। अगर जिले में टोटल 55 लोग हैं तो 55 में से 24 मेल है, तो बाकी का 31 क्या है? यानी कि मेल फीमेल की संख्या का रेशियो कितना है? 24 रेशियो 31 से रेशियो आ गया, कोई डाउट नहीं। जब सर्वे हुआ तो यह पता चला कि मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 24-31 है। 21% पुरुष साक्षर है, 21% पुरुष पढ़े लिखे। कितने पुरुष पढ़े लिखे? 21%। 52% जनसंख्या साक्षर है। जनसंख्या का मतलब समझते हैं? जनसंख्या का मतलब होता है मेन प्लस वुमेन मिलाकर। यानी कि पूरे जिले में मेन प्लस वुमेन मिलाकर कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? 52%। बीच में क्या आ गया? और जहां बीच में प्लस वहां लगा डेविएशन।
पूछा है साक्षर महिलाओं का परसेंटेज कितना है, यानी कि पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी परसेंटेज। हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं सचिन? क्या का सवाल है जी? यू रिवर्स डेविएशन बोलो, हाँ समझ में आई बात? तो आप बताओ, अगर ओवरऑल 52% लोग पढ़े लिखे हैं जिले में, अगर कुल 52% लोग पढ़े लिखे हैं, तो पुरुष भी 52% पढ़े लिखे होने चाहिए और महिलाएं भी। अगर कुल 52% लोग पढ़े लिखे हैं तो मेल भी 52% पढ़े लिखे होने चाहिए और फीमेल भी। लेकिन पुरुष कितने पढ़े लिखे? 21%। 52% की बजाय पुरुष 21% ही पढ़े लिखे। 52 से कंपेयर करो, ओवरऑल से तुलना करो। 52 से 21 कितना कम है? 31% कम है। पुरुष कितने पढ़े लिखे होने चाहिए? 52%। पुरुष पढ़े कितने? 21%। 31% कम, यानी कि 24 पुरुषों का 31% कम पढ़े लिखे। बोलो, 24 आदमियों का 31% कम पढ़े लिखे। मुझे तो कांटा बैलेंस करना है, तो 24 आदमियों का 31% कम पढ़े लिखे, तो बैलेंस करने के लिए ज्यादा होना चाहिए। 24 का 31% ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना, ज्यादा होना चाहिए प्यारे दोस्तों। बैलेंस करना है। कितनी महिलाओं पर? महिलाएं हैं कितनी? 31 महिलाएं, तो इसको 31 से क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर देंगे। 31 से 31 कट जाएगा, 52 + 24 कितना आ जाएगा? तो ओवरऑल 76% आ गया आंसर, पुरुष महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है ना बच्चों? देखो, ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन डेविएशन कभी धोखा नहीं देगा, एलिगेशन दे सकता है। ठीक है ना बच्चों, समझ आई बात? आगे चलते, एक और सवाल करेंगे इस पे। सवाल नंबर है 68। ठीक है बच्चों? किसी एग्जाम में स्कूल एक्स के कुछ बच्चे शामिल हुए, ठीक है, और 30% स्टूडेंट फेल हो गए। 150% more student than those from school X appeared in the same examination from school Y. उसी एग्जाम में स्कूल X के स्टूडेंट की तुलना में 150% अधिक स्टूडेंट स्कूल Y से शामिल हुए। ठीक है ना? उसी एग्जाम में स्कूल X से जितने बच्चे अपियर हुए उससे 150% ज्यादा बच्चे स्कूल Y से शामिल हुए। ठीक है ना? X और Y से शामिल हुए स्टूडेंट की कुल संख्या का 80% पास हुए। दोनों स्कूल से जितने बच्चे पेपर में बैठे हैं उसमें से कितने पास हुए? 80%। पूछा है स्कूल Y से फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आज तक आपको पता नहीं होगा कि ये सवाल डेविएशन से एक स्टेप में हो जाते हैं। 100 बना के करते होंगे सब लोग। ठीक है, आज आपको पता चलेगा। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। तो हम बात कर रहे हैं दो स्कूल की, स्कूल X की और स्कूल Y की, है ना? सवाल बोला है एक एग्जाम में स्कूल X के कुछ बच्चे शामिल हुए और स्कूल X की तुलना में 150% ज्यादा बच्चे किससे शामिल हुए? स्कूल Y से। यानी कि अगर स्कूल X से 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 का 150% क्या होता है? 150। तो 100 से 150 ज्यादा, यानी कि स्कूल Y से कितने बच्चे बैठे हैं? अगर स्कूल X से 100 बच्चे पेपर दिए हैं तो 100 से 150% ज्यादा क्या होगा? 250। स्कूल Y से कितने बच्चे पेपर दिए? यानी कि स्कूल X और Y से पेपर देने वाले बच्चों की संख्या का रेशियो क्या है? 50 से कट जाएगा कितना? 2 रेशियो आ गया। कोई दिक्कत? यानी कि स्कूल X और स्कूल Y से एक एग्जाम में जो बच्चे अपियर हुए हैं उनकी संख्या का रेशियो कितना है? 2:5 है। समझ में आया ना? क्लियर है? जब रिजल्ट आया तो स्कूल X से 30% बच्चे फेल हो गए। कितने फेल हुए? स्कूल X से 30% बच्चे फेल हो गए। यही बात बोली गई है। सवाल में पूछा यह है कि स्कूल Y से फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। स्कूल Y से कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए? तो हम फेल बच्चों पे ध्यान देते हैं। अगर इस सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखें तो यह है X और Y से शामिल हुए स्टूडेंट का 80% पास हुए। यानी कि दोनों स्कूलों से मिलाकर, स्कूल X और स्कूल Y दोनों से मिलाकर जितने बच्चे परीक्षा में बैठे हैं उसमें से 80% पास हुए हैं।
मिलाकर का मतलब प्लस, स्कूल एक्स के बच्चे प्लस स्कूल वाई के बच्चे पेपर में बिठा दिए, उसमें से 80% क्या हो गए, पास। तो स्कूल एक्स और वाई से कितने बच्चे फेल हुए फिर मिलाकर, भाई सब जगह ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, हर जगह सेम कर लिया ना। तो स्कूल एक्स और वाई से मिलाकर कितने बच्चे फेल हुए फिर 20%, अगर 80% पास है। क्या निकालना है, स्कूल वाई से फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज। क्या ये रिवर्स डेविएशन का सवाल नहीं है, ठीक है ना बच्चों। ये एक सवाल से कितनी चीजें आपको क्लियर हो गई, जहां आया बीच में प्लस वहां मारा पेल के डेविएशन, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर दोनों स्कूलों से 20% बच्चे फेल हुए हैं, तो स्कूल एक्स से भी 20% फेल होने चाहिए, स्कूल वाई से भी 20% बच्चे फेल होने चाहिए, है कि नहीं। लेकिन स्कूल एक्स से फेल हुए 30%, तो एवरेज से कंपेयर करो, 20 से 30 कितना ज्यादा है, स्कूल एक्स से 10% बच्चे ज्यादा फेल हुए हैं कि नहीं। तो स्कूल एक्स से 2 का 10% ज्यादा फेल हुए, क्लियर है। 2 का 10% क्या होता है, स्कूल एक्स से 2 का 10%, 2 गुणा 10 20 हो गया, 20% ज्यादा फेल हुए, तो बैलेंस करने के लिए कम कर देंगे, कितने बच्चों पर, स्कूल वाई में कितने बच्चे हैं, 5/5 से 20 कितनी बार कट जाएगा, तो 20-4, ये क्या आ गया, स्कूल वाई से कितने बच्चे फेल हुए, ये आ गया, कोई दिक्कत। हालांकि आप इतना भी कर सकते थे कि इस सवाल के ये 2 आंसर तो कभी हो ही नहीं सकते। आप एक बात बताओ, स्कूल एक्स से कितने फेल हो रहे हैं, 30%, स्कूल दोनों स्कूल से कितने फेल हो रहे हैं, 20%, इससे कितने फेल होंगे, ये 20% जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि एक संख्या अगर 20 से बड़ी है तो दूसरी क्या आनी चाहिए, 20 से छोटी। ओवरऑल जो वैल्यू होती है, ओवरऑल जो वैल्यू होती है हमेशा इन दोनों के क्या आते हैं, बीच में कोई नंबर आता है। अगर ये 20 से बड़ा है 30, तो 20 से छोटा आएगा, 20 से छोटा आना चाहिए था आंसर, ये पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं, कोई दिक्कत। कभी कभी तो ऐसे घटिया ऑप्शन आते हैं कि ऐसी सवाल हो जाता है, सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। समझे ना बच्चों बात, आप बोलो कि हाँ जी सर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ये बताइए, सवाल नंबर 69 करते हैं। चलो, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि मान लो इस बार चूक भी गए ना, तो कोई ऐसा पेपर नहीं होगा पुलिस लेवल का जिसके लिए आपको दोबारा गणित पढ़ना पड़े, ठीक है। मैंने आपको आय खर्चा बचत के सवाल कराए ना, 100 मान के क्वेश्चन कराया था, 100 मान के। मैंने बोला था कि डेविएशन आएगा तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा। आय खर्चा बचत के सवालों में भी डेविएशन लगता है। आप बोलोगे सर कैसे, ध्यान से सुनेगा। सुधा का खर्चा उसकी बचत से 175% अधिक है ना। खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, बचत मतलब सेविंग, एस है ना। तो बोला है सुधा का खर्चा उसकी बचत से कितना ज्यादा है, सुधा का खर्चा उसकी बचत से 175% ज्यादा है। 175% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25%, 1/4। ये 25% का 7 गुना है 175%, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/4। 25% 1/4, 25% का 7 गुना 175%, 7/4। तो सुधा का खर्चा उसकी बचत से, सुधा का खर्चा जो है बचत से 175% ज्यादा है, किससे, बचत से। तो सुधा की बचत कितनी है, सुधा की बचत है 4, तो खर्चा कितना ज्यादा है, तो 4 से 7 ज्यादा, यानी कि इस सुधा के खर्चे और बचत का अनुपात आ गया। सुधा की बचत अगर 4 है, सब में परसेंटेज के बेसिक में पढ़ा चुका हूं, तो खर्चा कितना, 7 ज्यादा है 11। अब बोलोगे हाँ सर हुआ क्या, उसके खर्चे में 12% की कमी हो जाती है। खर्चा कितना कम हो जाता है, 12%। सुधा का खर्चा 12% कम हो जाता है। देखो मैंने माइनस लगाया, माइनस मतलब कम होना, प्लस यानी कि बढ़ना। बचत में 40.5% की वृद्धि होती है। बचत कितनी बढ़ जाती है, 40.5% बढ़ जाती है बचत, यही बोला है सवाल में। तो पूछा है उसकी इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, किसमें, उसकी इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये तो पूछा है। और दोस्तों अगर आप गहराई से सोचो तो इनकम होता क्या है, इनकम होता है खर्चा प्लस, अरे इनकम होता क्या है, खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत, बीच में कहा आ गया जी,
अरे ये रहा खर्चा, ये रहा बचत, और ये पूछा है खर्चा प्लस बचत में कुल प्रतिशत चेंज, और जहां आया प्लस वहां क्या लगेगा, समझ में आया ना। भाई इनकम होता क्या है, इनकम कुछ नई चीज थोड़ना है, इनकम तो खर्चा प्लस बचत ही है। क्या ये सवाल डेविएशन का नहीं दिख रहा आपको, है भाई। खर्चा और बचत का रेशियो 11:4 है, खर्चा कितना कम हो गया 12%, बचत कितनी बढ़ गई 40%। तो इनकम, इनकम मतलब खर्चा प्लस बचत, बीच में प्लस आ गया ना बाल को, है भाई, क्या लग जाएगा। हालांकि इस सवाल का डेटा बहुत आसान है, पॉजिटिव निगेटिव भी है, तो ये वेटेड एवरेज से भी सवाल जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। वेटेड एवरेज से भी कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने आपको बताया अगर किसी सवाल का डेटा बहुत आसान है तो आप उसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, कर सकते हैं ना। खर्चा कितना कम हो जाता है, इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं। खर्चा कितना कम हुआ, 11 का 12% कितना होता है, 11 गुणा 12 132, क्या आ जाएगा माइनस का 132, है कि नहीं सचिन। बचत कितनी बढ़ गई, 4 का 40.5%, 4 का 40.5% कितना आएगा 160 और 2 162%, बचत इतनी बढ़ गई। आउट ऑफ टोटल, टोटल यानी कि खर्चा प्लस बचत कितना है, क्या है 4, 162 में से 132 घटाएंगे क्या आएगा 30, 30/15 2%, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव यानी कि बढ़ जाएगा। क्या आंसर है, उसकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया में इस सवाल को करने का इससे छोटा तरीका नहीं है ना। पर अगर आप कहीं और से पढ़ोगे आपको इस सवाल करवाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि 100 मान के करेंगे तो भैया बहुत लंबा होगा, चौड़ा होगा सवाल, है कि नहीं। इसको जल्दी करने के लिए मुझे आपको आधे घंटे डेविएशन की थ्योरी पढ़ानी पड़ी, तभी तो कर पाए आप। इसलिए बेसिक ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आखिरी क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर 70 बनाइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और आपने प्रीवियस सर में जरूर ऐसे सवाल देखे होंगे, ठीक है ना बच्चों। एक आदमी की मंथली इनकम 87,500 रुपए है और खर्चा कितना है 50,000 रुपए, ठीक है। अगले साल इनकम 33% बढ़ जाती है, खर्चा 18% बढ़ जाता है, तो पूछा है बचत में परसेंट वृद्धि क्या है, ठीक है ना। आपने जरूर प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल देखे होंगे। एक आदमी की मंथली इनकम कितनी है 87,500, जिसमें से खर्च है 50,000 रुपए, इनकम 33% बढ़ जाती है, खर्चा 18% बढ़ जाता है, तो पूछा है बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ठीक है ना। इस सवाल में इनकम और खर्चे की एग्जैक्ट वैल्यू दी है। जो बच्चे अभी मेरे प्यारे दोस्तों मैच्योर नहीं है वो क्या करेंगे, इस सवाल में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगेंगे, है कि नहीं। जबकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अरे आय खर्चा बचत में तो डेविएशन लगता है, और डेविएशन में क्या चाहिए, केवल बेस का रेशियो, क्या चाहिए बेस का, समझ में आ रहा है ना ये है। तो एक आदमी की हमें ये खर्चा और ये बचत, इसका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए खर्चा बचत का केवल रेशियो, ठीक है ना। तो एक आदमी की इनकम 87,500 है और खर्चा है 50,000, तो आप इसका रेशियो ले लो। जब आप रेशियो लेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कट गया। अब ये 125 का पहाड़ा याद होगा आपको, मैंने याद करने के लिए बोला 125 का पहाड़ा, 125 का पहाड़ा याद होता तो आप तुरंत काट पाते, 125 सत्ते 875 और 125 चौका 500, आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि ये है इनकम, अगर आदमी की इनकम 7 है तो उसका खर्चा कितना है 4, अगर इनकम 7 है तो खर्चा 4 है, तो उसकी बचत कितनी है। अगर एक आदमी की इनकम 7 है तो खर्चा कितना है 4, तो बचत कितनी है, 7 इनकम है खर्चा 4 है, बचत आ जाएगी 3। तो खर्चा बचत का रेशियो कितना हो गया 4:3, ठीक है ना। अलग से नहीं लिखना है, सवाल में ही काट लेना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपको काट लेना है, ठीक है ना बच्चों, पेपर में ही काट लेना है ना। ये 2 जीरो कट जाएगा, 125 से 7 बार, ये 4 बार, यानी कि इनकम अगर 7 है तो खर्चा 4 है, खर्चा 4 है तो बचत फिर 3 आ जाएगी। अब हुआ क्या, अगले साल इनकम 33% बढ़ जाती है, इनकम, खर्चा 18% बढ़ जाता है, अगले साल खर्चा 18% बढ़ जाता है, खर्चा
इनकम 33% बढ़ जाते। इनकम का मतलब समझते हैं क्या होता है? इनकम, इनकम का मतलब होता है खर्चा प्लस बचत। इनकम का क्या मतलब है? खर्चा प्लस बचत। खर्चा प्लस बचत यानी कि इनकम कितनी बढ़ जाती है? 33%। सवाल में यह पूछा गया, बताओ उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। सवाल काहे को जी? रिवर्स डेविएशन। अब एक बात बताओ, यहां बीच में प्लस आ गया, क्लियर है? अगर एक आदमी की इनकम 33% बढ़ी है, खुद सोचो, अगर एक आदमी की कमाई 33% बढ़ी है, कमाई बढ़ गई भाई साहब 33%, तो खर्चा भी 33% बढ़ना चाहिए और बचत भी 33% बढ़नी। खर्चा भी 33% बढ़ना चाहिए, बचत भी 33% बढ़नी चाहिए, लेकिन खर्चा बढ़ा है केवल 18%। खर्चा 33% की बजाय 18% बढ़ा है। 33 से 18 कितना कम है? 15%। खर्चा 15% कम बढ़ा है कि नहीं? यानी कि खर्चा 4 रुपए है, 4 रुपए का 15% खर्चा कम बढ़ा है। 4 रुपए का 15% कितना होता है? 4 का 15% 60, 15 चौका 60। खर्चा 60% कम बढ़ा है, तो बैलेंस करने के लिए 60% ज्यादा कर देंगे। भाई जितना आदमी ने अपना खर्चा कम बढ़ा उतनी बचत बढ़ा दी होगी, ठीक है ना? तो बचत 60% ज्यादा बढ़नी चाहिए। बचत कितनी है? 3 रुपए पर, 3 रुपए की सेविंग पर 3 से 60 कितनी बार कट जाएगा? तो 33 + 20, 53%। तो जो सवाल बहुत डिफिकल्ट है, जो किताबों में एक एक पेज का सॉल्यूशन है, वो आप एक स्टेप में कर सकते हो। कितना? 53%। ये इसका आंसर है। उसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो। दिखाओ एक बार कमेंट भाई। सर 11th फेल हूं, याद, मुझे ऐसे पढ़ाना कि पूरा समझ आ जाए। हाँ बेटे, मेरा यही तो काम है। 11वीं फेल को। भाई साहब आज के जमाने में भी 11वीं में अगर फेल हो रहे हो, क्या ही बालक हो तुम। बताओ बच्चों, आपने देखो कभी आपने प्रीवियस सर में ऐसे सवाल जरूर देखे होंगे। बताओ देखे कि नहीं? कमेंट में लिख के बताओ कि हाँ जी सर देखें। लेकिन आपने इतने शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं देखे होंगे सवालों के ना। ये पेपर में हद से ज्यादा आने वाले सवालों में से हैं। ठीक है। आगे चलें। सर 60 कैसे आया? 60 है बेटा 4 का 15%, 4 × 15 60%। ठीक है ना? ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, छुपा लो सचिन अब। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, हिंदी में क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको यहां पे 4 कॉन्सेप्ट बताए। परसेंटेज ब्रेक मेथड, A × B बराबर कांस्टेंट है ना, डेविएशन, रिवर्स डेविएशन, और अब मैं आपको सिखा रहा हूं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये 4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पूरे गणित में इस्तेमाल होंगे। इनका परसेंटेज से नहीं, आगे गणित से ज्यादा लेना देना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, एग्जाम्पल करवाऊंगा, कंप्लीट थ्योरी बताऊंगा। तो कृपया आप बिना हलक से आवाज निकाले चुपचाप समझे। अगर आपने ये नहीं समझा तो आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए सबसे पहले बेसिक देखो, हमारा समय बचे इसलिए मैंने हर एक कॉन्सेप्ट की, हर एक एग्जांपल की देखिए इस तरीके से पीपीटी बनवा ली है। ठीक है ना? कितना समय बचेगा, शुरू करते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, हिंदी में क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मस्त है, मस्त है ना बालको? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, हिंदी में क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन होता क्या है? सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। क्रमागत का मतलब होता है लगातार,
प्रतिशत आप जानते हैं, परिवर्तन का मतलब चेंज करना, चेंज बढ़ाना भी हो सकता है और घटाना भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसलिए हमने क्या लिखा है, चेंज लिखा है। आई ना बात समझ में। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या हिंदी में क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का मतलब है किसी संख्या को लगातार प्रतिशत से बढ़ाते जाना या घटाते जाना, किसी संख्या को लगातार प्रतिशत से बढ़ाते जाना या घटाते जाना। समझ में आया प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपकी पॉकेट में 100 रुपए है। ये सारा डेटा मैंने अपनी मर्जी से लिखा है ना, एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए आपको, ठीक है बच्चों। मान लीजिए कि बच्चों आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं, 100 रुपए। मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपए, कितने रुपए, 100 रुपए। इस 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाता है। यह है इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। क्या लिखा है बेटा, ये इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक मान। मान लीजिए शुरुआत में आपकी पॉकेट में 100 रुपए है, ठीक है बच्चों। इस 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाता है। तो 100 रुपए का 20% क्या आएगा, 20 रुपए। तो 100 रुपए को 20% बढ़ाओगे तो आपकी पॉकेट में कितना हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ो, अब आपकी पॉकेट में कितना हो जाएगा, 120 रुपए। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो गए। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो गए प्यारे दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? आप बोलोगे नहीं सर, मुझे अब इस 100 से कोई मतलब नहीं है, जो बात बीत गई वो बीत गई। अब देखो अब क्या है, अब मेरी पॉकेट में कितने रुपए, 120 रुपए। यानी कि 100 रुपए को बढ़ाने के बाद, चेंज करने के बाद क्या आया, 120 रुपए। अब 120 रुपए, इस 120 को 30% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, 30%। तो मुझे बताओ 120 का 30% कितना आएगा। तो परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, 12 तिया। इस 120 रुपए को 30% बढ़ाया जाता है, तो 120 का 30% होता है 36। तो 120 में 36 जोड़ूंगा तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे, 156 रुपए हो जाएंगे, 156। मुझे अब पीछे कोई मतलब नहीं, अब देखूंगा अब मेरी पॉकेट में कितने रुपए हैं, 156। कितने रुपए, 156। पीछे क्या था कोई मतलब नहीं। अब वर्तमान में क्या है, कितने रुपए यहां जेब में, 156 रुपए। अब इस 156 रुपए को 10% कम किया जाता है। कितना, 10%। तो 156 का 10% क्या होता है, 10% 10 से भाग दो यानी कि 15.6। कम कर रहे हैं इसलिए मैंने क्या लगाया, माइनस का साइन। बढ़ा रहा हूं तो क्या लगा रहा हूं, प्लस का साइन। तो 156 का 10% कितना होता है, 15 पॉइंट। तो 156 का 10% 15.6 कम किया जाता है। तो 156 में से 15.6 घटाओ तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे, अब 140 पॉइंट। यानी कि फाइनली आपके पॉकेट में अब कितने रुपए बचे, केवल 140.4 रुपए। बात समझ में आई? तो हमारे पास पॉकेट में शुरुआत में कितने थे, 100 रुपए। 100 रुपए को 20% बढ़ाया, एक नई संख्या आ गई 120। उस नई संख्या को वापस 30% बढ़ाया, एक नई संख्या आ गई 156। फिर उस नई संख्या को दोबारा 10% घटाया, एक फाइनल अंतिम संख्या आ गई 140.4। यही है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। आपके पास शुरुआत में 100 रुपए थे, पहले 100 को 20% बढ़ाया, नई जो वैल्यू आएगी उस नई वैल्यू में चेंज करना है। फिर दोबारा चेंज करेंगे, एक नई संख्या आएगी, उस नई संख्या को चेंज करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप इस पूरे प्रोसेस को ढंग से समझे तो कुल परिवर्तन क्या हुआ, आपके पॉकेट में शुरुआत में कितने थे, 100 रुपए, और इस कार्यक्रम के बाद आपके पॉकेट में कितने रुपए हो गए, 140.4 रुपए हो गए। यानी कि 100 रुपए 140.4 हो गए, ठीक है ना। यानी कि 100 रुपए 140.4 हो गए तो कितने रुपए बढ़ गए, 40.4 रुपए बढ़ गए। परसेंटेज में कितना, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए थे शुरुआत में, 140.4 हो गए तो कितने रुपए बढ़ गए, 40.4 रुपए। परसेंटेज में कितना गुणा, 100%। 100 से 100 कट जाएगा, बेस अगर 100 है तो डायरेक्ट आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। यानी कि आपके पॉकेट में अब 40.4%
अमाउंट बढ़ गया, यानी कि जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से कितनी ज्यादा है, 40.4% अधिक है। क्लियर है? इसे बोलते हैं प्यारे दोस्तों नेट परसेंटेज चेंज। क्या बोलते हैं इसे? नेट परसेंटेज चेंज। क्लियर है? या सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज, सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज। ठीक है बच्चों? या इसे कहेंगे मेरे प्यारे भाई नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। क्या कहेंगे? नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। हिंदी में कहेंगे कुल प्रतिशत या शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है ना? कुल या शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन। समझ में आया ना बच्चों? ये चारों नाम है, एक ही चीज है, घबराना नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना? यानी कि अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, पहले 100 रुपए को 20% बढ़ाओ, 120 आ गया। फिर 120 नई संख्या है, उस 120 नई संख्या को 30% बढ़ाओ, कितना आ गया? 156 आ गया। उस 156 को 10% घटाओ, कितना आ गया? 140.4 आ गया। तो शुरुआत की वैल्यू से फाइनल तक पहुंचने में आपका पैसा कितना बढ़ गया? 40.4% बढ़ गया। ये हो गया नेट परसेंटेज चेंज। यानी कि शुरुआती वैल्यू से अंतिम वैल्यू तक आने में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? कितना? 40.4%। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है? आपके पास शुरुआत में कोई संख्या होगी, इस संख्या को आप चेंज करोगे, एक नई संख्या आएगी, नई संख्या आएगी, उस नई संख्या को आप फिर दोबारा चेंज करोगे किसी परसेंटेज से, एक और नई संख्या आएगी, फिर उसको आगे चेंज करोगे मेरे प्यारे भाई, एक और नई संख्या आएगी प्यारे दोस्तों, और ऐसे ही क्या करना है? चलता रहेगा। तो है ना बच्चों? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में जो भी प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो क्या कहलाता है? नेट परसेंटेज चेंज, कुल प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि मान लीजिए एक आदमी ये कहता है भाई साहब मेरे पास 100 रुपए थे, पहले मैंने 100 रुपए को 20% बढ़ाया, फिर जो पैसा हुआ उसको 30% बढ़ाया, फिर जो पैसा हुआ उसको 10% घटाया, अब मेरे पास 140.4 रुपए हो गए। ठीक है ना? आप पता उससे सीधी बात क्या कहोगे? भाई साहब क्यों घुमा फिरा के कह रहे हो? सीधा क्यों नहीं बोलते कि 20%, 30% और -10% का जो नेट परसेंटेज चेंज है वो 40.4% इंक्रीज के बराबर है। सीधा ये कहो ना, आप इतना घुमा के क्यों कह रहे हो? आप सीधा ये कहो कि आपने अपना पैसा 40.4% बढ़ा दिया, है ना? अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का क्या मतलब है कि 100 को 20% बढ़ा के 120 आया, उस 120 को बढ़ाना है 30%, फिर उस 156 आएगा, उस 156 को घटाना है 10%, है ना? तो अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर नई प्राप्त संख्या को 30% बढ़ाया जाए, फिर जो नई संख्या प्राप्त होगी उसको 10% घटाया जाए, तो संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा वो 40.4% वृद्धि के बराबर होगा। इसे क्या कहते हैं हम? नेट परसेंटेज चेंज। यानी कि 20, 30 और -10 का जो सक्सेसिव है वो 40.4% इंक्रीज या वृद्धि के बराबर है। ठीक है बच्चों? ये है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का बेसिक। सबको क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है? नेट परसेंटेज चेंज समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ठीक है ना? रेशियो मेथड 3 तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको सिखा दिया बच्चों, ये 100 मान के, ये बहुत जरूरी था क्योंकि आपको यहां से पता चलेगा कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है। ठीक है ना? आगे है प्यारे दोस्तों आपके सामने रेशियो मेथड। ठीक है? चलिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि कोई संख्या है आपके पास n। मान लीजिए आपके पास शुरुआत में कोई संख्या है n। कितना है? n। ठीक है ना? हमें इस संख्या को पहले 20% बढ़ाना है, जो संख्या प्राप्त होगी उससे 30% बढ़ाना है, फिर जो नई संख्या आएगी उसको 10% घटाना है। ठीक है ना? तो बताइए संख्या की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? सबको बात समझ में आई? ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया है। हमें संख्या n को कितना बढ़ाना है प्यारे दोस्तों? 20%। अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे
तो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी बताओ। हर संख्या अपने आप पे 100% होती है। 100% को अगर 20% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 120%। 120% को हम क्या कहते हैं? 120/100, 1.2 गुना। 120% का मतलब है 120/100। 120 को 100 से भाग दो, क्या आता है? 1.2 गुना। तो आपके पास शुरुआत में कोई संख्या कितनी है? n। आपने इस संख्या n को कितना बढ़ाया? अगर किसी संख्या n को 20% बढ़ाओगे तो उस संख्या n खुद का 1.2 गुना हो जाएगी। क्या आ जाएगा? यानी कि संख्या n 20% बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगी? n गुणा 1.2। अब ये संख्या आ गई। 20% बढ़ाने के बाद अब ये संख्या हो गई। इसी संख्या को, ये क्या होगी? n गुणा 1.2। इसी संख्या को वापस कितना बढ़ाना है? इसी संख्या को वापस आपको अब 30% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 30%। अगर किसी भी संख्या को 30% बढ़ाते हो, हर संख्या 100% होती है, 100% को 30% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी? 130%। 130% का मतलब होता है 130/100, यानी कि 1.3 गुना। पहले संख्या को 20% बढ़ाया था, ये आया n गुणा 1. अब इसी संख्या को वापस 30% बढ़ाना है। 30% बढ़ाने का मतलब क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसी संख्या को किससे गुणा कर देंगे? 1.3 से गुणा। 1.3 से गुणा। प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि अब संख्या ये हो गई। अब जो संख्या प्राप्त हुई है वो ये हो गई। बोलो कोई दिक्कत? 30% बढ़ाने के बाद मुझे लगता है सबको बात समझ में आई है, ठीक है ना? अब ये जो संख्या प्राप्त हुई है, इसी संख्या को वापस कितना घटाना है? 10%। कितना घटाना है? 10%। देखो, हर संख्या 100% होती है। किसी भी संख्या को 10% घटाएंगे तो खुद का 90% रह जाएगी। 90% का मतलब 90/100, यानी कि पॉइंट। तो अब प्राप्त संख्या ये है। इसी संख्या को कितना घटाना है? 10% घटाना है। अगर इस संख्या को 10% घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? इससे गुणा हो जाएगी, 0.9 से गुणा हो जाएगी। बताओ, तो अब जो संख्या हो जाएगी मेरे भाई फाइनल संख्या, वो ये होगी। तो दिक्कत, यानी कि मेरे भाई अगर संख्या की इनिशियल वैल्यू n थी, तो आप मुझे एक बार गुणा करके बताओ ये फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.2 गुणा 1.3 गुणा 0.9 गुणा करके बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ। अगर संख्या n थी प्यारे बच्चों तो क्या होगा? 1.2 गुणा 1.3 गुणा 0.9। जल्दी से। गुणा करके आएगा मेरे प्यारे भी, आप इनकी गुणा करना। गुणा करके आ रहा होगा 1.404n। ये गुणा करके आएगा, क्या आएगा? 1.2 गुणा 1.3 गुणा 0.9। आप इसकी गुणा करना, कर सकते हो सब लोग। 1.404n। ये यानी कि अगर आपके पास शुरुआत में n रुपए हैं, n को 20% बढ़ाओ, 30% बढ़ाओ, फिर 10% घटाओ, तो फाइनली आपके पास 1.404n रुपए हो जाएंगे। समझ में आया ना? यानी कि आप एक बात समझ रहे हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब कुछ और नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। बीच में क्या आ रहा है? गुणा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। यानी कि जहां बीच में गुणा आएगा वहां क्या लगेगा? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। आज तक बच्चों को यही कंफ्यूजन नहीं हो, कहीं का कुछ लगाते हैं, और जहां बीच में प्लस आएगा वहां क्या लगेगा? डेविएशन। जब बीच में प्लस आता है तो डेविएशन लगता है, और जब बीच में मल्टीप्लाई आता है तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगता है ना? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ भी नहीं। आपने क्या देखा कि भैया पहले संख्या को 20% बढ़ाया तो 1.2 से गुणा, अब जो संख्या नई आई उसको 30% बढ़ाया तो दोबारा 1.3 से गुणा, जो नई संख्या है उसको 10% घटाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 से गुणा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा करते जा रहे हैं। गुणा यानी कि गुणा का मतलब ही क्या है? सक्सेसिव है। गुणा का मतलब ही सक्सेसिव है। समझ में आई ना? अब आप खुद देखो, अगर आपके पास शुरुआत में n रुपए थे तो n रुपए कितने हो गए? 1.404n हो गए। तो नेट चेंज कितना है बताओ? कितना बढ़ गया?
1.404n में से n घटाओ, क्या आएगा? 0.404n है कि नहीं सचिन? बताओ कितना बढ़ गया? 1.404n में से n माइनस करो, कितना बढ़ा? 0.404n बढ़ा। इनिशियल वैल्यू कितनी थी और परसेंटेज में कितना गुणा? परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ? 100%। आप देखो n से n कट गया, 0.404 की 100 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 40.4% इंक्रीज। क्या आ गया? 40.4% इंक्रीज। देखो यही आया सेम, 40.4% इंक्रीज आया कि नहीं? क्लियर है? यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की ही लगातार गुणा करते जाना है। आई ना बात समझ में? गुणा ही सक्सेसिव है, गुणा ही सक्सेसिव है। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अब जब हमें पता चल गया कि गुणा ही सक्सेसिव है, तो इस बात को रेशियो में भी लिख सकते हैं, है ना भाई? हाँ, ये सारी परसेंटेज है कि आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बना सकते भाई। आपको सबसे पहले संख्या को कितना बढ़ाना है? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आपको सबसे पहले संख्या को 20% बढ़ाना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 का मतलब अगर संख्या का मान 5 है तो 5 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? बताइए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि संख्या का मान 5 है तो 5 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। फिर जो संख्या प्राप्त हुई है उसको 30% बढ़ा रहा है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। देखो गुणा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है? गुणा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा। 30% बढ़ाओगे 3/10। 3/10 का मतलब क्या है? अगर संख्या 10 है तो 10 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? अब जो नई संख्या मिलेगी उस नई संख्या को कितना घटाना है? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1 गुणा 10%। 1/10, 1/10 घटाने मतलब संख्या अगर 10 है तो 10 से 1 घट के क्या हो जाएगी? 9। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्या कर दीजिए आप लोग? सीधी सीधी गुणा कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो बताओ गुणा करके क्या आएगा? जल्दी से बताओ। ये 2 से कट गया, 2 तिया 6 और 2 पंजे, आगे तो और कुछ कटेगा नहीं। तो 5 पच्चे 25 दुसाम 250, ये आ गया ना बच्चों। और ऊपर क्या आ गया? 13 निम्मा 170, 170 तिया 351। ये आगे गुणा करके सीधी सीधी ये क्या आ गया? ये संख्या की नीचे क्या होता है बेटा? नीचे होता है हमेशा बेस, यानी कि इनिशियल वैल्यू। नीचे जो होता है वो हमेशा बेस होता है, इनिशियल वैल्यू। क्या होता है? इनिशियल वैल्यू। और जो ऊपर आता है मेरे प्यारे, वो चेंज करने के बाद आता है, क्या होता है? फाइनल वैल्यू। यानी कि ये संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, अनुपात आ गया हमेशा। अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दोगे, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पॉकेट में 250 रुपए है, अगर मैं आपको 250 रुपए दे दूं शुरुआत में, 250 रुपए को पहले 20% बढ़ाओ, फिर जो आए उसको 30% बढ़ाओ, फिर जो संख्या प्राप्त हो उसको 10% घटाओ, तो फाइनली आपके पॉकेट में 351 रुपए बचेंगे। ये हमेशा क्या आ जाएगा? इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई समस्या, दुख तकलीफ परेशानी रोना धोना इसमें नहीं? यानी कि अगर आपकी पॉकेट में 250 रुपए डाले जाए, 250 को इस परसेंटेज से सक्सेसिवली चेंज किया जाए, तो फाइनली कितने रुपए बचेंगे आपके पॉकेट में? 351 बचेंगे। तो नेट चेंज कितना हुआ? अगर 250 रुपए 351 बन गए मेरे प्यार भाई, तो कितना बढ़ गया? 101 बढ़ गया। कितने पर? 250 रुपए। इनिशियल कितना था? 250। शुरुआत में कितने थे? 250 रुपए। 250 रुपए 351 बढ़ गए, कितना बढ़ा? 100। परसेंटेज में कितना गुणा? परसेंटेज में गुणा 100%। ये आ गया बच्चों, ठीक है ना भाई? तो आप ये कहोगे 250 से कितनी बार चला जाएगा? 0.4 बार। 250 चौका 1000, 250 गुणा 0.4 100। 101 की 4 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 40.4% इंक्रीज। बताओ कोई डाउट? आ गया वही आ गया 40.4%। तो ये क्या है? रेशियो मेथड, ठीक है ना? अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता तो आपको कभी समझ ही नहीं आता कि मैं बीच में गुणा क्यों कर रहा हूं, ठीक है ना? इसलिए मैं समय ज्यादा लूंगा ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट बताने में। जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो मैं इतना समय बर्बाद नहीं करूंगा वहां पे कि आप रोने बैठ जाओ, कैसे फरफटे पीटो, कैसे हो रहा है?
आज मैंने आपको अनपढ़ मान के समझा दिए प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, गुणा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना, गुणा करोगे सीधा इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाए। क्या है बच्चों ये रेशियो मेथड, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए आगे चलें। देखो यहां लिखा है मेरे दोस्तों खड़े रेशियो में, आप इसको पट्ट में भी लिख सकते हो, है ना, जैसे बहुत से टीचर्स इसी तरीके से पढ़ाते हैं, काफी किताबों में इस तरीके से लिखा हुआ होता है, मैं भी यही ज्यादा फॉलो करता हूं। लेकिन कोई बालक अगर ऐसे लिखे तो भी कोई बुराई नहीं है, यह बता देते हैं ना। भाई हमने संख्या को पहले कितना बढ़ाया 20%, 20% यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि संख्या 5 है तो 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, लेफ्ट साइड में हमेशा बेस लिखते हैं, उधर फाइनल वैल्यू लिख सकते हैं, इनिशियल वैल्यू लेफ्ट साइड में इनिशियल, राइट साइड में फाइनल। फिर जो संख्या आई उसको कितना बढ़ाया 30%, 30% यानी कि 3/10 यानी कि संख्या 10 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी। अब जो संख्या प्राप्त हुई उसको कितना घटाया 10% यानी कि 1/10 मतलब संख्या 10 से 1 घट के कितनी हो जाएगी 9। और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है इन सबकी सीधी सीधी गुणा, सबकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड की चीजें कटेंगी, जैसे यहां ऊपर से नीचे कटता है, यहां लेफ्ट से राइट साइड की चीज कटेगी, ठीक है ना। तो जब आप गुणा करेंगे मेरे भाई तो 2 तिया 6 और 2 पंजे, बस और तो कुछ नहीं कटेगा, सीधी सीधी गुणा, 5 पच्चे 25 दो साम 250, और ये कितना आ जाएगा 13 निम्न 117 तिया 351, यानी कि डायरेक्ट किसका रेशियो आ गया मेरे भाई, ये डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया मेरे प्यार में, वही सेम, ठीक है ना। तो चाहे आप ऐसे लिख के करो चाहे आप ऐसे लिख के करो, दोनों सेम ही बात है। आधे बच्चे देश में ऐसा करते हैं, आधे ऐसे लिख के करते हैं सवालों को, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं। समझ में आई ये बात, ठीक है जी। तो ये है हमारा मकसद, क्या हमारा मकसद है किसी संख्या को जब हम सक्सेसिवली क्रमागत रूप से परिवर्तित करते हैं प्रतिशत में, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन या नेट परसेंटेज चेंज क्या हुआ। नेट परसेंटेज चेंज निकालने का ये मैंने आपको सिखाया रेशियो मेथड, ठीक है ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तीसरा और आखिरी मेरे प्यार में फॉर्मूला मेथड, क्या है फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। अगर किसी संख्या को पहले x% चेंज किया जाए फिर y% चेंज किया जाए, ठीक है ना, चेंज का मतलब बढ़ाना भी हो सकता है, बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव, घटा रहे हैं तो नेगेटिव, इसलिए मैं शब्द क्या बोल रहा हूं चेंज। अगर किसी संख्या को पहले x% चेंज किया जाए फिर जो नई संख्या प्राप्त होती है उसको वापस y% चेंज किया जाए, तो संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा, जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, वो होगा, उसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, ठीक है ना। x% और y% का जो नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज होता है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% के बराबर होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मैं आपसे कहता हूं मान लीजिए हमने एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर जो संख्या प्राप्त हुई है हमने उसको 10% बढ़ाया, ठीक है जी, कितना बढ़ाया 10%, ठीक है, तो संख्या में नेट चेंज कितना आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों समझ गए ना, हमने संख्या को पहले 20% बढ़ाया फिर जो संख्या प्राप्त हुई है उसको 10% बढ़ाया, तो नेट चेंज कितना आएगा, नेट चेंज, तो नेट चेंज आएगा भाई इस फॉर्मूले से, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो 20 प्लस 10, एक्स की जगह क्या रख दो 20 और वाई की जगह क्या रख दो 10, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटे 100%, तो 100 से 200 दो बार कट जाएगा, 20 10 30 और 2 32%। आंसर पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने का मतलब संख्या 32% बढ़ जाए, ठीक है ना बच्चे। आप देख सकते हो कि मान लीजिए आपकी पॉकेट में 100 रुपए, 100 रुपए को 20% बढ़ाओ तो आपकी पॉकेट में कितने हो जाएंगे,
अब इस 120 रुपए को 10% बढ़ाओ, 120 का 10% क्या होता है 12। 120 रुपए का 10%, 10 से भाग करो 12, 120 को 12 बढ़ाओ कितना हो गया 100 रुपए, 132 बन गए। तो नेट चेंज कितना आया, आया कि नहीं, क्या आ गया सीधा। आपको बात समझ में आ गई। तो अगर किसी संख्या को पहले x% और y% से नेट चेंज किया जाए तो संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा वो होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। बढ़ा रहे हैं तो आपको प्लस लिखना है, घटा रहे हैं तो आपको माइनस लिखना है। आई ना बात समझ में। आप बोलोगे हाँ जी सर मजा आ रही हो। ठीक है जी, चलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, करके बताएं हमें। ठीक है बच्चे, चलिए 14%, अगर किसी संख्या को पहले 14% बढ़ाया जाता है फिर 9% बढ़ाया जाता है सक्सेसिवली, तो उसमें नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। ठीक है ना, दोनों जगह क्या लिखा है प्लस प्लस। ठीक है बच्चे, तो फॉर्मूले से बहुत आसानी से आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100%। 14 प्लस 9 प्लस 14 गुणा 9 बटे 100। तो आप यहां देख सकते हैं कि 14 प्लस 9 क्या आ गया 23। 14 निम्मा 126, 126 को 100 से भाग करा 1.26। 23 में 1.26 जोड़ेंगे तो 24.26% इंक्रीज। आगे बात समझ में। तो अगर किसी संख्या को पहले 14% बढ़ाया जाए फिर 9% बढ़ाया जाए तो संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा, संख्या 24.26% बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। आगे चलते हैं अगला। इतना सिस्टमेटिक वे में आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है ना बच्चे, आगे चलते हैं। अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसको 7% डिक्रीज किया जाए, घटाया जाए, क्या लगा हुआ है माइनस, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है ना, देखो आप पहले संख्या को 20% बढ़ाते हो तो x की जगह आपको क्या रखना है 20, फिर 7% घटाते हो तो y की जगह आपको क्या रखना है -7। ये ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले में आपको x की जगह +20 रखना है, y की जगह -7 रखना है। आई ना बात समझ में। तो जब आप ऐसा करेंगे क्या हो जाएगा फिर 20 -7 +20 की -7 में गुणा करेंगे, 20 की -7 में गुणा करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, -20 गुणा 7 बटे 100। ठीक है ना, 20 -7 कितना हो गया 13, और 20 सत्ते 140 बटे 100 कितना आ गया 1.4। अब 13 में से अगर हम लोग 1.4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 1.4 घटाएंगे तो 11.6%। ये क्या आ गया इंक्रीज। ठीक है ना, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो संख्या का मान बढ़ा है, और ठीक है बच्चों, और नहीं आ रहा है तो घटा है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, तो संख्या 11.6% बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चे, आगे चलें अगला। इधर आ गया ये, तीसरा एग्जांपल देखो। एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाता है फिर जो संख्या आते है उसको 32% घटाया जाता है। ठीक है ना, तो 25 और 32% का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। ठीक है ना, तो x की जगह क्या रख दोगे आप फॉर्मूले में 25 और y की जगह क्या रखोगे -32। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 -32 -25 गुणा 32 बटे 100। तो 25 -32 कितना आ जाएगा -7, 25 गुणा 32 आ जाएगा मेरे भाई 800। 800 को जब 100 से भाग करेंगे 2 जीरो कट जाएगा -8, -7 और -8 आ गया -15%। तो यहां फाइनल आंसर जो आया है वो कैसा आया है निगेटिव। निगेटिव आंसर आने का मतलब है कि संख्या की जो अंतिम वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से 15% घट गई है, डिक्रीज हो गई है। पॉजिटिव नेगेटिव का भी अपना एक अर्थ है कि संख्या की जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से 15% डिक्रीज हो गई है। आई बात समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, आगे चलते अगला कंसेप्ट, अगला जो है एग्जाम्पल। ठीक बच्चों, ये बताना
अगर किसी संख्या को पहले 8% घटाया जाए फिर 15% घटाया जाए तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, बताइए। अगर किसी संख्या को पहले 8% घटाया जाए फिर 15% घटाया जाए तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, जल्दी बताओ। तो -8 और -15 का सक्सेसिव, -8 और x की जगह क्या रख देंगे, -8, और फॉर्मूले में y की जगह रख देंगे -15। तो ये हो जाएगा बच्चों -8 -15, और देखो प्लस -8 गुणा -15/100। यही होगा प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। x की जगह -8 रख देंगे, y की जगह -15 रख देंगे। तो आप ये बात जानते हैं कि माइनस की ये माइनस में गुणा होकर पॉजिटिव ही हो जाएगा। जब आप इस माइनस की इस वाले माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस की माइनस में गुणा होकर प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। माइनस की माइनस में गुणा करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या आ गया प्यारे भाई, ये आ जाएगा -8 -15 -23, और 8 गुणा 15 120। 120 को 100 से भाग करेंगे 1.2। तो -23 में जब आप 1.2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 21.8%। तो यहां पर भी फाइनल जो आंसर है वो निगेटिव आया है, यानी कि संख्या की जो वैल्यू है वो 21.8% डिक्रीज हो जाए, ठीक है। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है तो संख्या के मान में वृद्धि हुई है, निगेटिव आता है तो डिक्रीज हुआ है, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलें, आगे चलते, अगला। मैं बहुत डीप में आपको करवा रहा हूं परसेंटेज रेशियो, मेरी बात समझ रहे हैं आप। हर एक तरह का एग्जांपल लिया मैंने, दोनों पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, इसके अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है, जो है यही है, ठीक है ना भाई। अगला चौथा, ये बच्चों ये फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट आपको याद भी रखना है। अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए फिर x% घटाया जाए, ठीक है ना, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, ठीक है भाई, बताइए। अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए फिर x% घटाया जाए, ठीक है ना, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, बताओ। तो x और -x का सक्सेसिव क्या आएगा, x -x प्लस x गुणा -x बटे 100, ये होगा ना फॉर्मूला। तो आप देखोगे x x कट जाएगा तो क्या आएगा भाई, x की -x में गुणा करेंगे, x² बटे 100% डिक्रीज, क्या आ रहा है, माइनस, यानी कि हमेशा x² बटे 100% की क्या होगी उसमें, कमी। अगर किसी संख्या को पहले x% घटाया जाए फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसे x% डिक्रीज किया जाए तो संख्या में x² बटे 100% की क्या होगी प्यारे बच्चों, कमी होगी। क्लियर है, किसी बालक को जरा सी भी समस्या यहां पे, ठीक है ना, है कि नहीं सचिन। आप बोलोगे हाँ जी सर, मजा आ गया, मजा आ गया ना। आगे चलते हैं, ठीक है भाई, सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुनिए। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, पढ़ा रखा, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, पढ़ाया, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, ये पढ़ा रखा है। एग्जाम्पल समझिए मेरे प्यारे में, मैं आपसे कहता हूं कि एक वस्तु का प्राइस 12% बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 12%। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, एक वस्तु का प्राइस 12% बढ़ जाता है, उस वस्तु की खपत 5% कम हो जाती है, तो वस्तु पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है ना, आई ना बात समझ में। एक वस्तु की कीमत प्राइस 12% बढ़ जाता है, उसकी खपत 5% कम हो जाती है, तो वस्तु के खर्चे में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। मैंने आपको क्या पढ़ा है, खर्चा बराबर कीमत गुणा
उपभोग बीच में क्या आ रहा है, और जहां बीच में गुणा आएगा वहां क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, सक्सेसिव। पता है ना, जहां बीच में गुणा आएगा वहां लगेगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट, जहां बीच में प्लस आएगा वहां क्या लगेगा, डेविएशन। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, कीमत कितनी बढ़ा दी 12%, खर्चा की खपत कितनी कम हो गई 5%, खर्चे में कितना चेंज आएगा, तो यहां बीच में गुणा है, गुणा मतलब 12 और -5 का सक्सेसिव। कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x+y+xy बटे 100%। तो 12 -5 -12 गुणा 5 बटे 100। क्लियर है, 12 -5 -12 गुणा 5 बटे 100। तो 12 -5 7, 12 पंजे 60 बटे 100 0.6, 7 में से 0.6 घटाएंगे क्या आएगा आंसर, 6.4%। क्लियर है, यानी कि उस वस्तु का खर्चा 6.4% बढ़ जाए। आगे ना बात समझ में, किसी भी बालक को यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट? ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो जहां भी बीच में गुणा आएगा, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, वह हर जगह क्या लगेगा, सक्सेसिव। ठीक है ना बच्चे, आगे चलते हैं। अब शायद आप लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है, और आना भी चाहिए, है कि नहीं, कि सर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का आपने जो फॉर्मूला बताया उसमें दो संख्याओं का तो नेट चेंज निकाल सकते हैं, अगर किसी संख्या को 3 बार चेंज कर दे सक्सेसिवली तो कैसे निकालेंगे, है कि नहीं, किसी संख्या को 3 बार चेंज कर दें तो कैसे निकालेंगे, तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमने एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया, ठीक है, फिर 8% बढ़ाया, ठीक है बच्चों, और फिर हमने 10% घटाया, उस संख्या में नेट चेंज कितना आएगा। आपको बात समझ में आ गई, हमने एक संख्या को पहले कितना बढ़ाया 25%, फिर जो है संख्या को हमने बढ़ाया 8%, फिर जो संख्या प्राप्त हुई हमने उसको कितना घटाया 10%, तो संख्या में नेट चेंज क्या होगा। ठीक है ना बच्चे, क्लियर है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबसे पहले इन दोनों का नेट चेंज निकाल लो, 25 और +8 का निकाल सकते हो, 25 और 8 का सक्सेसिव निकाल सकते हो फॉर्मूला से। क्या आ जाएगा, 25 + 8 + 25 गुणा 8 बटे 25 + 8 + 25 गुणा 8 बटे 100। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है। तो 25 + 8 33, 25 अट्ठे 200 बटे 100 यानी कि 2, तो 25 8 33 में 2 जोड़ेंगे 35%, तो कितना आ गया 35% आ गया। 25 और 8 का सक्सेसिव कितना आ गया 35% आ गया। तो 25 और 8 का सक्सेसिव आ गया 35%, यानी कि अब जो संख्या आएगी उसको 10% घटाना भी तो है ना, यानी कि अब क्या कर लो आप 35 और -10 का सक्सेसिव निकाल लो। बोलो बात समझ में आई ना बच्चों, है कि नहीं सचिन। तो क्या कर लेंगे हम, दो दो का पेयर बना के कर लेंगे। 35 और -10 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा 35 -10 -35 गुणा 10 बटे, तो 35 -10 25, 35 दो शाम 350 बटे 100 यानी कि 3.5, और 25 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 21%। यही क्या है इस सवाल का आंसर। समझ में आया बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि अगर किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाए, फिर 8% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए, तो संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, क्या होगा नेट परसेंटेज चेंज, वो 21.5% इंक्रीज के बराबर होगा। बोलो बात समझ में आ गई, नो डाउट। ठीक है ना, मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूले की हेल्प से अगर आपको 3 बार या 4 बार भी चेंज किया जाए तो भी आप निकाल सकते हो, दो दो का एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, आगे चले, अगला कॉन्सेप्ट। मैं आपसे कहता हूं कि हमने एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया, ठीक है,
फिर 8% घटाया, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत। और हमने जो है मेरे भाई उसी संख्या को पहले 8% घटाया फिर 25% बढ़ाया, तो क्या नेट परसेंटेज चेंज सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, बताओ जरा। सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, बताओ जरा। हमने एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया फिर 8% घटाया, हमने उसी संख्या को पहले 8% घटाया फिर 25% बढ़ाया, तो जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा। हमने संख्या को पहले 25% बढ़ाया है फिर 8% घटाया है, तो संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, सेम आएगा। सबका सेम आ रहा है कि नहीं, सेम आएगा, इक्वल आएगा प्यारे दोस्त, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा, गुणा ही सक्सेसिव है। और गुणा का नियम क्या है, आगे पीछे कैसे भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3 की 4 में गुणा करो 12 आएगा, आप 4 की 3 में गुणा करो तो भी 12 ही आएगा, क्लियर है ना। तो यानी कि आप जैसे आपसे पूछा 25 प्लस 8 और -10 का सक्सेसिव निकालो, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि -10, 25 और 8 का सक्सेसिव निकालो मेरे प्यारे भाई, तो भी यही आएगा, क्योंकि क्या है, बस सेम ही तो है, आगे पीछे हो गया है, ठीक है ना बच्चों। यानी कि सक्सेसिव आगे पीछे, चाहे इनका पहले कर लो इसका बाद में कर लो, आगे पीछे कैसे भी कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई ना बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा, और गुणा सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। आगे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हो, ठीक है। देखो भाई, बहुत रेयर है कि किसी संख्या में 4 बार चेंज किया जाए, 3 ही बार किया जाता है। तो अगर किसी संख्या को 3 बार बदला जाता है सक्सेसिवली परसेंटेज से, तो उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, इससे भी आपका समय बचेगा और डिस्काउंट चैप्टर में इसकी बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में भी आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा याद करना ट्रिकी है पर आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सक्सेसिव परसेंटेज ऑफ X% Y% एंड Z%। अगर किसी संख्या को पहले X% चेंज किया जाए, फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसको Y% चेंज किया जाए, फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसको Z% चेंज किया जाए, यानी कि X% Y% और Z% का जो नेट इफेक्टिव प्रतिशत चेंज होगा, जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा, उसका फॉर्मूला क्या है भाई। 2 का तो आपको याद है, X और Y का X प्लस वाई प्लस XY बटे 100%, लेकिन अगर 3 बार चेंज किया जाए, ये फॉर्मूला भी पूछा गया आपके पेपर में, सीधा फॉर्मूला भी, 3 बार चेंज किया जाए, है ना, तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों, X% Y% Z% का जो नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज होगा, पहले तीनों को जोड़ो, क्या करना है, तीनों को जोड़ो, X प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ा, जोड़ लिया, जोड़ लिया, फिर प्लस करो, ऐसे याद रखना, रटना नहीं गधे की तरह, पहले तीनों को जोड़ा फिर प्लस, फिर क्या करो, 2 की गुणा करो, 2 की गुणा, 2 की गुणा यानी कि X की Y में, Y की Z में, Z की X में, 2 की गुणा कर ली, 2 गुणा कर ली, गुणा करके किससे भाग देना दे रहा है आपको, 100 से, गुणा करके किससे भाग देना है, 100 से, 2 की गुणा करो उसको किससे भाग दो, 100 से, फिर प्लस, फिर प्लस, ठीक है ना, फिर प्लस, ठीक है बच्चों। फिर क्या करो, तीनों की गुणा करो, X की Y की Z की, तीनों की गुणा करा, और तीनों की गुणा करके किससे भाग देना आपको, 10,000 से, XYZ बटे 10,000%, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे, X% Y% और Z% का जो नेट परसेंटेज चेंज होता है वो होगा प्यारे बच्चों, पहले तीनों को जोड़ो X प्लस वाई प्लस जेड, फिर 2 की गुणा प्लस होगा XY प्लस YZ प्लस ZX बटे 100, फिर तीनों की गुणा X की Y की Z की, और बटे क्या करना है आपको, 10,000, ये आएगा, ठीक है ना, क्लियर है।
बार बार करिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा भी देता हूं। मान लीजिए सवाल आ जाता है कि एक संख्या को पहले 3% बढ़ाया गया है, फिर 7%, फिर 8%, ठीक है, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, एक संख्या को पहले 3%, 7%, 8%, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? क्लियर है? फॉर्मूला आपके समक्ष है, सीधा लगा सकते हैं। पहले तीनों को जोड़ो, 3, 7, 10 और 8, 18, तीनों को जोड़ लिया, प्लस फिर दो दो की गुणा, दो की गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 अट्ठे 56, फिर 8 तिया 24, तीन तीन दो की गुणा कर लिया, दोनों दो की गुणा करके इनको जोड़ो, जोड़ के कितना आएगा भैया? 101, 56, 24, 80, 80 प्लस 21, 101। तो मैंने दो की गुणा करके जोड़ लिया, कितना आ गया? 101। 101 को आपको किससे भाग देना है? जब 100 से भाग देंगे तो यहां दशमलव के बाद क्या आएगा? 2 अंक आएगा, 1.01, क्या आएगा? 1.01। फिर प्लस, फिर तीनों की गुणा कर लो, तीनों की गुणा करो, क्या आएगा? 3 सत्ते 21, 21 अट्ठे 168। 168 को किससे भाग देना है? 10,000 में 4 जीरो है, कितनी जीरो है? 4। अगर 4 जीरो से भाग दोगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए? 4, यानी कि ये 3 ही अंक है, तो दशमलव के बाद 1 जीरो ये बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। 168 को 10,000 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.0168, ठीक है ना बच्चे। आप इनको जोड़ लो, क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। तो 18 और 1 19, 0.01, 0.01, 0.02, 19.0268%, ये क्या आ गया? नेट परसेंटेज चेंज। एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी, देखो कितना खतरनाक है कि नहीं बच्चों? ठीक है ना। हालांकि पेपर में जो सवाल आएंगे उनमें आंसर क्या होता है? लगभग अप्रोक्स में होता है, तो आपको इसकी जो है जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना बच्चों। 3%, 7% और 8% का जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो ये होगा। क्लियर है? मुझे लगता है सभी मेरे भाइयों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है ना। मैं एक बार आपको पूरा फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बताई 100 मान के, है ना। इसका मतलब है कि किसी संख्या को लगातार प्रतिशत से बदलते जाना, ठीक है। हम यहां से नेट परसेंटेज चेंज पता करते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। हमने यहां से रेशियो मेथड पैदा कर लिया, ठीक है ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद मैंने आपको समझाया फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूले मेथड पे जितने भी तरह के सवाल एग्जांपल्स बन सकते थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना बच्चे। इसके बाद प्यारे मित्र मैंने आपको बता दिया कि सवाल में लिखा नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं भी बीच में गुणा का साइन दिखे वहां आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट लगा दोगे, ठीक है ना बच्चों। कोई दिक्कत? फॉर्मूले से आप 3 बार का भी नेट परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, ठीक है ना बच्चे। 3 बार नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया लिख के, और एग्जांपल भी करा दिया, ठीक है ना बच्चों। अब आपके मन में जरूर बहस आ रही होगी, सर रेशियो मेथड बेस्ट है, ये फॉर्मूला की जरूरत क्या है, हम तो रेशियो से कर लेंगे। नहीं, अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल लीजिए, ये बेस्ट है वो बेस्ट है, दोनों ही मेथड बेस्ट है, दोनों ही मेथड बेस्ट है। फॉर्मूला भी और रेशियो, और दोनों ही जरूरी है। उस सवाल के डेटा पे डिपेंड करेगा कि आपको यहां पे कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है ना। जैसे मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आपके पेपर में 2 सवाल आते हैं, दोनों सवाल सेम ही है। क्या करना है? नेट परसेंटेज चेंज ज्ञात कीजिए। क्या है? नेट परसेंटेज चेंज ज्ञात करें। दोनों सेम सवाल है। पहला सवाल है 35% और 8% का नेट परसेंटेज चेंज। बहुत आसान परसेंटेज है, कोई मुश्किल तो नहीं। जब आसान परसेंटेज है तो फॉर्मूला से तुरंत आ जाएगा कि नहीं बच्चों। 35% और 8% का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 35 प्लस 8 प्लस 35 गुणा 8 बटे 100। तो 35 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 43, है ना। 35 गुणा 8 हो गया 280। 280 बटे 100, 280 को 100 से भाग देंगे 2.8।
तो 43 में जब 2.8 जोड़ेंगे तो आंसर आ गया 45.8% इंक्रीज। यानी कि संख्या में जो नेट प्रतिशत वृद्धि होगी 45.8% हो। आई बात समझ में? कोई डाउट? लेकिन आपके सामने आ जाता है ये सवाल, एक संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया, पर जो नई संख्या प्राप्त हुई, माइनस का साइन लगा हुआ है, उसको 42.84% घटाया। तो बताओ उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? ठीक है, अगर आप इस सवाल को फॉर्मूले से करने लगे तो आपके जन्म बीत जाएंगे। ठीक है ना? तो आप क्या रखोगे, x की जगह 16 सही 2/3, y की जगह 42.84, कैलकुलेशन करते करते ही रह जाओगे फिर। तो ये सवाल, ये वाला जो क्वेश्चन है फॉर्मूला मेथड से नहीं करना है, नहीं होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी। लेकिन ये ऐसी परसेंटेज है कि इनकी फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगी। ये सवाल किससे आसान होगा? रेशियो मेथड से। अरे भाई, जब फ्रैक्शन आसान बन रही है तो आपको क्या लगाना है? रेशियो मेथड। ठीक है बच्चों? और जब फ्रैक्शन मुश्किल बने तो आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला मेथड। ठीक है ना बच्चों? यहां ये ऐसा डाटा है, 16 सही 2/3% इंक्रीज, 42.84% डिक्रीज, कि इनकी फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगी। अगर किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाते हो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6 बढ़ाने का मतलब, अगर संख्या पहले 6 है तो 6 से 1 बढ़ के क्या हो जाएगी? जैसे 1 बढ़ के 7। 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? नहीं याद आ रहा होगा ना? 42 में 14 आ रहा है। 14.28% क्या होता है? 1/7। ये 3 गुना है। तो 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू, 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/7। 3/7। पहले आपने संख्या को 1/6 बढ़ाया, संख्या 6 से कितनी हो जाएगी? 7। फिर 42.84% घटाया, यानी कि संख्या 7 से 3 घट के कितनी हो जाएगी? 7 से 3 घट के कितनी हो जाएगी? 7 से 3 कम कर दो, 4। दोनों की सीधी सीधी गुणा, गुणा ही क्या है? सक्सेसिव। सीधी सीधी गुणा करेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया, यानी कि क्या आ गया? 2 रेशियो। ये क्या आ गया बच्चों? ये संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर संख्या शुरुआत में 3 थी, 3 यूनिट थी, तो घट के कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि संख्या प्यारे दोस्तों 3 से घट के कितनी हो गई? तो संख्या कितनी घट गई? शुरुआत में कितनी थी? और 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.33% डिक्रीज, घट गई है संख्या की फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम है। तो यानी कि ये कैसे आसान हुआ? रेशियो मेथड। ये कैसे आसान रहा? फॉर्मूला मेथड। आई ना बात समझ में? तो दोनों ही तरीके अपने आप में क्या है? बेस्ट है। हमें सवाल के डेटा के हिसाब से देखना है। अगर परसेंटेज मुश्किल है, फ्रैक्शन आसान बन रही है, तो आप रेशियो मेथड ही लगाओगे। ठीक है ना बच्चों? लेकिन सीधा फॉर्मूले में ही इजी कैलकुलेशन हो रही है तो आप फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है ना? इसी के साथ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं। एक बार मुझे कमेंट में बताओ कि आपको समझ आया कि नहीं। जितने भी हमारे प्यारे भाइयों ने ये क्लास देखी है पूरी शुरू से एंड तक, मुझे एक बार कमेंट में ये बता दो, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्योंकि इससे बेहतरीन तो इसको बताया ही नहीं जा सकता। विमल को छोड़कर सब कुछ समझ आ गया। अरे विमल, विमल कम खाए कर तू, तेरी बुद्धि कम हो गई है बेटे। एक बार घर पे जाकर दोबारा पढ़ना।
एक बार ना हो, दूसरी बार पढ़ना, तीसरी बार पढ़ना, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं भाई, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है ना, 42.84% की 3/7। हर एक चीज मैंने समझा दी। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो आपको अपने आप पता चलेगा। सवालों की तरफ चले बच्चों, सवालों की तरफ चले, है कि नहीं। सवाल अब आप अपने आप करने लगोगे, मेरे बताने से पहले आंसर आएगा। सवाल नंबर 71 देखिए, नीता की सैलरी में पहले 13% की वृद्धि की जाती है, फिर 13% कम कर दी जाती है, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ना। नीता की सैलरी को पहले 13% बढ़ाया जाता है, अब जो सैलरी आई उसी सैलरी को दोबारा कितना 13% कम कर दिया जाता है, तो नेट चेंज क्या होगा। अभी पढ़ाया था X%, ये नहीं दिख रहा बेटा आपको। कोई भी सवाल आप दुनिया का उठा के देख लीजिए, जो मैंने पढ़ा है इससे बाहर नहीं है। X% और -X% का नेट चेंज क्या आएगा, X²/100% डिक्रीज के बराबर होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर सैलरी को पहले 13% बढ़ाया जाए, फिर 13% कम किया जाए, तो उसकी सैलरी में नेट चेंज कितना आएगा, 13²/100% की कमी होगी, घट जाएगी। तो 169/100 यानी कि 1.69% डिक्रीज आ गया ना। ये देखो, एक बिस्तर के प्राइस में पहले 32% की वृद्धि की जाती है, बाद में बिक्री के कमी के कारण इसके मूल्य में 20% की कमी की जाती है। बिस्तर के अंतिम मूल्य में निवल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, नेट परसेंटेज चेंज बताओ बेड के फाइनल प्राइस में, है ना। हमने जो जोश में आके एक बेड का प्राइस पहले 32% बढ़ा दिया। जब प्राइस बढ़ा दिया तो भैया महंगा कर दोगे सामान तो लोग खरीदना कम कर देंगे, बिक्री कम हो गई, फिर हमने जल्दबाजी में उसका प्राइस 20% कम कर दिया, तो फाइनल प्राइस में नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा, इन दोनों का सक्सेस 32 और -20 का। कॉन्सेप्ट पता है अब आपको, मेरे बताने से पहले बताओगे 32 -20, फॉर्मूले से जल्दी होगा ना ये। 32 -20 -32 गुणा 20/, तो यही आ जाएगा ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। तो 32 -20 कितना आ गया, 12। 32 गुणा 20 640, 640/100 कितना 6 12 में से 6.4 घटाओ कितना आएगा 5 यानी कि बिस्तर का जो फाइनल प्राइस है वो कितना बढ़ गया 5.6% इंक्रीज हो गया। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चले, ये बताइए। करो। है? रेलवे के कांस्टेबल का सवाल है, आपके पेपर में आने से कोई रोक रहा है इसे, नहीं ना। ध्यान सुनेगा मेरे भाई। देखो बच्चों, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 15%, 25% और 35% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 40% वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। देखो, 4 बार चेंज किया जा रहा है ईंधन का प्राइस, 4 बार। आप यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन फॉर्मूला लगाने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं। इनकी फ्रैक्शन भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी, तो इस सवाल को हम कैसे कर लेते हैं, रेशियो से कर लेते हैं। देखो, इस सवाल में केवल यह पूछा जा रहा है कि चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। यानी कि 4 महीने में ईंधन के प्राइस में नेट चेंज कितना आया, ये तो पूछा गया है ना। 4 महीने में ईंधन के प्राइस में कुल नेट चेंज कितना आया है। अच्छा, पहले 3 महीने में ईंधन की कीमत कितनी कम की जाती है, पहले महीने 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5%, 1/20, 5% का 3 गुना है ये, 15% यानी कि 3/,
यानी कि ईंधन की कीमत अगर 20 थी तो 20 से 3 कम होकर कितनी हो जाएगी? 17 मल्टीप्लाई। फिर अगले महीने कितनी कम की जाती है? 25%। कम करने का मतलब माइनस 1/4 का मतलब अगर कीमत 4 है तो 4 से कम होकर कितनी हो जाएगी? फिर अगले महीने कितनी कम की जाती है? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 7/20। कम कर रहे हैं ना। अगर ईंधन की कीमत 20 है तो 20 से 7 कम होकर कितनी हो जाएगी? 20 में से 7 घटा तो 13। लेकिन चौथे महीने 40% बढ़ती है। चौथे महीने क्या 40% बढ़ रही है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/40% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% 1/5, 40% 2/5। चौथे महीने 40% बढ़ी 2/5, यानी कि ईंधन की कीमत अगर 5 थी तो 5 से 2 बढ़ के क्या हो गई? और इन सब की क्या कर दोगे आप? सीधी सीधी गुणा ही सक्सेसिव है। जब आप गुणा करोगे तो ऊपर नीचे से कुछ भी नहीं कट रहा ना, तो सीधा देख लो 20 चौक और ये 20 पंजे 100। 80 गुणा 100 कितना आ गया? 8000 है ना। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 8000। ऊपर कितना आएगा गुणा करके बताइए जल्दी से। 17 तिया 17 की 3 में गुणा कर लो 51, और 13 की 7 में गुणा कर लो, क्या आ जाएगा? है ना। 17 तिया 51 और 13 सत्ते 91 हो गए ना। 51 को आप ऐसे लिख लो 50 + 1 लिख सकते हो ना बच्चों। 91 की 50 में गुणा कर लो आप, कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 4550। और 91 की 1 में गुणा कर लो, ये आ जाएगा। क्या आएगा? लगभग कितना? 4650 कर लो इसे। अप्रोक्स कर लेता हूं कि आंसर में काफी फर्क है कि नहीं है। देखो 17 तिया 51 और 13 सत्ते 91, ठीक है ना बच्चे। तो 51 को मैंने लिख लिया 50 + 1 लिख लेते हैं। 91 की 50 में गुणा कर लो तो 5 एकम 5, 5 नाम 45, और ये 91 को लगभग 100 मान लो। क्या मान लो? 100। तो कितना हो गया? 4650। ये 4650 हो गया, लगभग आया, लगभग है ना। मैंने बहुत ज्यादा चेंज तो किया नहीं। यानी कि अगर ईंधन की कीमत पहले 8000 थी इनिशियल वैल्यू, तो 8000 से घट के फाइनली कितनी हो गई? 4650। यानी कि ईंधन की कीमत 8000 से घट गई है, घट गई है ना। फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम हो गई है। तो इंक्रीज वाले आंसर तो है ही नहीं। आंसर या तो पहला ऑप्शन होगा या दूसरा ऑप्शन होगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप ये देखो, ये कट भी रहा है किससे? 0 से कट भी रहा है ना। देखो यहां तक बात समझ में आ गई है। 0 कट भी गई। अब एक बात बताओ, अगर बेस 100 होता है तो डायरेक्ट आंसर किस में आता है? परसेंटेज में। यहां जो बेस है नीचे वो क्या है? 800। अगर मुझे मान लो कि 800 को अगर मैं 100 बना दूं तो डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 800 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा? ऊपर नीचे 8 से भाग। आप क्या करो, ऊपर नीचे 8 से भाग कर लो। 800 को भाग करेंगे 8 से, क्या हो जाएगा? 100। और ऊपर है 465। 465 को 8 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 8 पंजे 40। 40 के बाद कितना बचेगा? 6 5, यानी कि 8 सत्ते। यानी कि ईंधन की कीमत अगर 100 थी तो 100 से 57 होगी। तो लगभग कितनी घटी? 43। 43 मतलब अप्रोक्स 43%। 8 पंजे 40, और सॉरी 8 पंजे 40, 6 बचेगा ना, 6 5, तो 8 अट्टे 64 आएगा। यानी कि ईंधन की कीमत अगर 100 थी तो 100 से कितनी हो गई? यानी कि कितनी घटी? 42। तो अगर बेस 100 है तो जो भी आएगा वो डायरेक्ट क्या आएगा? परसेंटेज में। यानी कि ईंधन की कीमत लगभग 42% घटी। ये कितना है? ये 42% ही तो है लगभग। तो आंसर क्या हुआ? ये ऑप्शन। तो ये अप्रोक्स कैलकुलेशन का तरीका भी सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। श्याम कह रहे हैं सी। अरे कबाड़ सी कैसे आ जाएगा? तुम कैसे कबाड़ी आदमी हो भाई। आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम है, यानी कि ईंधन का प्राइस घट गया ना। वो दिख भी रहा है। आप घटा ज्यादा रहे हो, बढ़ा कम रहे हो, तो ईंधन का प्राइस घटेगा ही। यानी कि आंसर ये या तो ए ऑप्शन है या बी।
इंक्रीज वाला तो है ही नहीं। और देखो यहां 2% का फर्क तो दिख ही रहा है, वो बहुत बड़ा फर्क होता है 2%। तो मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा, अप्रोक्स 0 नीचे क्या 800, 800 को अगर 100 बनाना है तो 8 से भाग कर दो, 100 में आंसर सीधा परसेंटेज में आएगा। तो ऊपर नीचे किससे भाग कर दो, 100 से। 800 को सॉरी 8 से, 800 को 8 से भाग करा 100 हो गया, ऊपर 8 से भाग करा 58 हो गया। तो 100 से 58 यानी कि लगभग कितना घट गया, 42% डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन है, समझ में आ गई ना बात। मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे के सवालों को हम कल करेंगे, ठीक है ना। कल और परसों में हम ये चैप्टर एंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए।